Good morning, dear students. I am Prem Kaur Patle. Dear students, today I am here along with the third part of the Industrial Revolution. My dear students, in today's session, I shall explain about the steam power as well as I shall also explain about the importance of canals and railways during the industrialization. And during the industrialization, we will see about the condition of workers and their changed lives. So my dear students, I am going to start with new content steam power. Dear students, water had been an important source of energy for centuries. Okay, water had been an important source of energy for centuries, but its use was determined by areas, season and the flow of water. बच्चों, जो जल शक्ति है उसका उसकी ऊर्जा का जो स्रोत रहा है जल, वो सदियों से रहा है और इसका उपयोग कुछ खास इलाकों में मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप में ही किया जाता था। ठीक, लेकिन अब इसका एक अलग प्रयोग किया जाने लगा, वो था स्टीम पावर। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन it was realized that steam could generate tremendous power. It was reliable and inexpensive enough to manufacture machinery itself. बच्चों, जब ये पता चला कि भाप अत्यंत शक्ति उत्पन्न कर सकता है तो ये बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इज इट्स इम्प्रूवमेंट बूस्टेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे बेटा ये जो भाप की शक्ति को इन्वेंट किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को इसने एक नई दिशा प्रदान कर दी। एंड डियर स्टूडेंट्स, स्टीम पावर वाज फर्स्ट यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। बच्चों, जो भाप की शक्ति का सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया गया वो खनन के क्षेत्र में किया गया था। ठीक, as the demand for coal and metal expanded, efforts to obtain them from ever deeper mines intensified. बच्चों, जैसे जैसे कोयले की मांग और धातुओं की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे वो गहरी खानों से इन्हें निकालने का प्रयास भी तेजी से किया जाने लगा। जब गहरी खान में जब इंटेंसिफाइड या डीपर माइनिंग वर्क किया जाता था तो वहाँ एक समस्या आने लगी थी, फ्लडिंग। ओके, फ्लडिंग इन माइंस वाज अ सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ जल जो पानी होता था वो खानों में अचानक भर जाने लगा, ये समस्या उत्पन्न होने लगी। एट द टाइम थॉमस सेवरी built a model steam engine called the Miner's Friend in 1698. बच्चों, I shall explain about the three main inventors. Number one, Thomas Savery. Number two, Thomas Newcomen. And after that, I shall explain about the James Watt. Okay. Thomas Savery built a model of a steam engine called the Miner's Friend in 1698 to drain the water from coal mines. And these engines worked slowly and the boiler burst under too much pressure. बच्चों, थॉमस एवरी ने माइनर्स फ्रेंड नाम के एक भाप के इंजन का मॉडल 1698 में बनाया और ये इंजन जब छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे। ठीक, और उस पर अधिक प्रेशर होता था। जब इस पर अधिक प्रेशर होने लगा तो इसके जो बॉयलर्स थे बेटा वो फट जाते थे। ओके, तो थॉमस एवरी ने 1698 में क्या बनाया? माइनस फ्रेंड। ओके, नाउ आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द थॉमस न्यूकॉमन. Thomas Newcomen built another steam engine in 1712. ओके, 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन ने एक भाप का इंजन बनाया। This had a major defect of losing energy due to continuous cooling of the condensing cylinder. बच्चों, जो कंडेंसिंग सिलेंडर था वो लगातार ठंडा होता जाता था। इससे क्या होने लगा कि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। ठीक, तो थॉमस सेवरी ने
माइनस फ्रेंड 1698 में बनाया। थॉमस न्यू कॉमन ने एक इंजन बनाया, एक स्टीम इंजन 1712 में, और उसमें क्या प्रॉब्लम निकल करके आई, कमी क्या थी कि उसका जो वो कंडेंसिंग थी, कंडेंसिंग सिलेंडर जो था वो लगातार ठंडा होता रहता था, जिससे उसकी जो एनर्जी थी वो लॉस होने लगती थी। नाउ द थर्ड अनदर इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स, जेम्स वाट। James Watt. The steam engine had been used only in coal mines until James Watt developed his machine in 1769. बच्चों, भाप का एक और इंजन जो था, भाप के इंजन का जो इस्तेमाल हो रहा था 1769 तक, वो केवल कोयले की खानों में ही होता रहा, जब तक कि जेम्स वाट ने एक और इंजन नहीं या उसका एक प्रयोग नहीं खोज निकाला। वाट ने क्या किया, जेम्स वाट ने, वाट्स इन्वेंशन converted the steam engine from being a mere pump into a prime mover capable of providing energy to power machines in the factories. बच्चों, जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर, एक यानी कि हो गया प्रमुख चालक के तौर पर काम करने लगा। और अब इससे क्या हो गया, कारखानों में जितनी भी मशीनें चलने लगी थी वो शक्ति चालित मशीनों को अब ऊर्जा मिलने लगी थी। इन्होंने इस तरह के इंजन को डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, इससे फ़ायदा होने लगा। जेम्स वाट established a Soho foundry with the support of wealthy manufacturer Matthew Boulton, from where his steam engine were produced in large number. बच्चों, उसका एक दोस्त था जेम्स वाट का, एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन थे। उनकी सहायता से जेम्स वाट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। ये पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशन के दौरान, ये क्वेश्चन आते हैं, हु फाउंडेड सोहो फाउंड्री, इन विच ईयर, इन विच प्लेस, किसकी मदद से उसने किया, ये सब पूछा जाता है बेटा। फ्रॉम दिस फाउंड्री Watt's engines were produced in steadily growing numbers. By the end of 18th century, Watt's steam engine was beginning to replace hydraulic power. बच्चों, 18वीं सदी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान, हाइड्रोलिक पावर का स्थान लेना अब शुरू कर दिया था। After 1800, steam engine technology was further developed with the use of lighter, stronger metal and the manufacture of more accurate machine tools and spread of better scientific knowledge. 1800 के बाद में अब क्या होने लगा, अधिक हल्की और मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीन औजारों के निर्माण से अब वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी को और विकसित किया गया। देखिए, एक्यूरेट जो मशीन टूल्स थे उसका इस्तेमाल होने लगा, साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल किया गया, है ना, लाइटर और स्ट्रॉन्गर मेटल्स का इस्तेमाल किया गया, और इसका इस्तेमाल करके जो स्टीम इंजन तैयार किए जा रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप की गई और बेहतरीन किया गया। बेटा 1840, in 1840 British steam engines were generating more than 70% of all European horsepower. 1840 में तो यह स्थिति थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप की आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्वशक्ति का उत्पादन कर रहे थे। अश्वशक्ति यानी ये ऊर्जा का एक प्रमाण ये है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करने वाला एक कंट्री था, वो था ब्रिटेन। जो यूरोप में जितनी भी एनर्जी को जनरेट किया जा रहा था उसका 70% ब्रिटेन में तैयार किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसमें स्टीम इंजन ने अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, सबसे ज़्यादा रोल इसी ने प्ले किया था। तो बच्चों, आपको मैंने ये स्टीम पावर के अंतर्गत जो है 3 इन्वेंशन के बारे में बताया। फर्स्ट वन वाज द माइनस फ्रेंड which was built a model of steam by the Thomas Savery in 1698. Okay, these engines worked slowly and the boiler burst under too much pressure.
and it was used to drain the water from coal mine. Second one was Thomas Newcomen. He built another steam engine in 1712. This had the major defect of losing energy due to continuous cooling of condensing cylinder. He was second. And number third was James Watt. He built a final and perfect steam engine whose significance was that it converted steam engine from mere pump into a prime mover, providing more energy to power generating machines in the factories. And before this invention, the steam engine had been used only in coal mines. Already I have explained about this one. And James Watt established a Soho foundry in 1775 in Birmingham. Okay. किसकी मदद से किया बेटा? With the support of a wealthy manufacturer Matthew Boulton. Okay. And from where his steam engine were produced in a large number. So these are the information about the steam power. Now dear students, I shall going to explain about the canals and railways. बच्चों हम समझेंगे कि ये नहरों का और रेल का जो विकास हुआ उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से एक नई दिशा और गति प्रदान की थी, उसको समझेंगे. फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, in Britain, the demand of coal grew constantly due to industrialization, okay, as energy sources and for heating as well as for lighting homes in the cities. Okay, so these were the uses of the coals, but its prices were very high as it was transported by road, which is very expensive and slow. So canals were built to transport coals to cities. Okay, the first English canal, the Worsley Canal, was built in 1761 by James Brindley, and the period from 1788 to 1796 is known as the Canal Mania. Okay, ये बेटा कैनल मेनिया के नाम से ये इस पीरियड को जाना गया, नहरोन्माद कहते हैं उसको. And as it was known as the canal mania because 46 new projects for building and 25 new canal were begun. Okay, and after that we have to see about it had a great impact. As which type of impact we can see? Number one, the prices of coal fell by half. जब इनको तैयार किया गया, इस कैनल्स को तैयार किया गया, तो इनके प्राइसेस जो थे हाफ हो गए. कैनल आल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइंस, क्वारीज ऑफ और फॉरेस्ट्स. सो मैनी बिजनेस पर्सन्स बिल्ड द कैनल्स. इट आल्सो पेव्ड द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू मार्केट्स इन न्यू टाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू बर्मिंघम. ठीक है, बर्मिंघम become important as it was on the way of connecting London, the British Channel, and the Mersey and the Humber rivers. So we can understand the importance of canal with this example. बच्चों, प्रारंभ में नहरें कोयले को शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बनाई गई. इसका कारण क्या था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के साथ अगर सड़क मार्ग से लेकर जाते थे तो बहुत समय लगता था और खर्च भी अधिक आता था. अब उसे भरकर बाजारों में अगर जाना हो तो सड़कों के माध्यम से जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी. अब क्या हुआ कि नहरों के रास्ते में ले जाने लगे कैनल्स के थ्रू, तो इसमें समय भी कम लगने लगा और खर्च भी कम हो गया. और जो इंडस्ट्रियल एनर्जी के लिए शहरों में रोशनी को बनाए रखने के लिए, शहरों को गर्म करने के लिए कोयले की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी. ठीक बेटा, इंग्लैंड में जो पहली नहर जो है वर्सली कैनाल थी, 1761 में जेम्स ब्रिंडली के द्वारा बनाई गई थी. और जिसका क्या मोटो था, उसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए. और इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घट करके आधी हो गई थी. तो ये एक बहुत बड़ा
एक ग्रेट इम्पैक्ट के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब बात की जाए कि ये नहरें क्यों बनाई गई, है ना, और किस कारण किस वजह से बनाई गई। हमने तो देख लिया कि कोयले की बहुत डिमांड थी, उसकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई थे और काफ़ी एक्सपेंसिव होता था सड़क मार्ग से ले जाना। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े ज़मींदारों और द्वारा जो है अपनी ज़मीनों पर स्थित जो खानें होती थी, खदानें होती थी, जंगलों को, है ना, इन सब के वैल्यूज़ को, इनके मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। जैसा मैंने आपको बतलाया बर्मिंघम शहर के बारे में, बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वो लंदन से, ब्रिस्टल चैनल से, मर्सी, हम्बर रिवर्स के द्वारा नहर प्रणाली के माध्यम से जुड़ा हुआ था। बच्चों, मैंने आपको कैनल मेनिया के बारे में बतलाया। कैनल मेनिया क्या था? 1788 से 1796 के बीच जो कैनल मेनिया के ये जो परियोजनाएं चलाई जा रही थी, प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे थे, उसको कैनल मेनिया नाम दिया गया इस ड्यूरेशन को। और 1760 से 1790 के बीच में नहरें बनाने की 25 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। और जो कैनल मेनिया का पीरियड था 1788 से 1796, इस अवधि में 46 न्यू प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। और उसके बाद आगे आने वाले जो 60 ईयर्स थे उसमें अनेक नहरें बनाई गई, जिनकी कुल मिलाकर के लंबाई थी 4000 मील के आसपास थी, 4000 माइल्स के आसपास थी। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट जो था, इन्वेंशन कह लीजिए या कंस्ट्रक्शन जो था कैनल्स का, उसको जाना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आई शैल explain about the invention of the railway. Dear students, railway emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast. बच्चों, ये सस्ता भी था और तीव्र गति से चलने वाला ये ट्रांसपोर्टेशन था। एंड इट वॉज हेल्प टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, है ना। ये सस्ती और तेज तो थी, सामान और यात्री दोनों को ढो सकती थी। बच्चों, दे कंबाइन टू इन्वेंशंस। इस साधन के साथ, इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। वो क्या थे? नंबर 1, द आयरन ट्रैक विच रिप्लेस्ड द वुडन ट्रैक इन द 1760s एंड हॉलेज अलॉन्ग इट बाय स्टीम इंजन। ओके, historians argue that the invention of railway took the industrialization to the second stage. No doubt, ये तो सही है कि रेलवे के आविष्कार ने पूरी तरह से औद्योगिकरण को दूसरे चरण में ले गया। तो पहले हम बात कर लें कि वो दो आविष्कार क्या थे। तो बेटा 1760s के डिकेड में लकड़ी की पटरी के स्थान पर अब लोहे की पटरी ने स्थान ले लिया था। पहले लकड़ी की पटरी बिछाई जाती थी, तो 1760 में के डिकेड में लकड़ी की पटरी की जगह पे अब लोहे की पटरियां बिछने लगी और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई होने लगी। ठीक, तो इस तरह से ये जो नए दो इन्वेंशन थे वो हमको देखने को यहाँ पर मिले। ठीक, अब हम इसको आगे में देखते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि रेलवे के आविष्कार ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकंड स्टेज में लेकर के चले गए थे। अब हम यह देखते हैं कि वो किस तरह के इन्वेंशंस हुए थे इस रेलवे में, वो देखते हैं। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव वाज इन्वेंटेड बाय स्टीफेंसन इन 1814। ठीक है बेटा, इसको वन बाय वन अब समझने की कोशिश करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ रेलवे टू का एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द सेकेंड स्टेज। इन 1801 रिचर्ड ट्रेवथिक हैड डिवाइज्ड एन इंजन कॉल्ड द पफिंग डेविल। बच्चों, 1801 में रिचर्ड ट्रेवथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। ठीक है, दैट पुल ट्रक्स around the mines where he worked in Cornwall. अच्छा, यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवाल के उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता रहता था। ठीक है, इन 1814 द रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन
कंस्ट्रक्टेड अ लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लचर। बच्चों 1814 में रेलवे का एक इंजीनियर था जॉर्ज स्टीफेंसन, उसने एक रेल का इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन का भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। यह इसकी खास बात थी, दैट कुड पुल अ वेट ऑफ 30 टन अप अ हिल एट 4 mph। ओके, अब इसके आगे देखिए, द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज ऑफ स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन in 1825, a distance of 9 miles that was completed in 2 hours at a speed up to 24 km per hour. And the next railway line connected Liverpool and Manchester in 1830. Okay, and within 20 years, a speed of 30 to 50 miles an hour were usual. बच्चों, सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच जो 9 मील लंबा रेलमार्ग था, है ना, वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में रेल के द्वारा तय किया गया था। और इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में जोड़ने वाले रेल मार्ग से जोड़ा दिया गया। बच्चों 20 वर्ष के अंदर, 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 माइल पर आवर की रफ्तार से दौड़ना अब एक आम बात हो गई थी। मतलब इतने सारे इन्वेंशंस, इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे इंजन, पावर इंजन को लेकर के, रेलवे को लेकर के, कि अब ये सामान्य सी बातें लगने लगी थी। इन द 1830s द यूज ऑफ कैनल रिवील्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। अब बच्चों, अब स्वाभाविक सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बात की जा रही तो उसमें कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलेगी। तो नहरों के रास्ते, कैनल्स के थ्रू जो परिवहन हो रहा था उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी थी। वो समस्याएं कैसी थी उसको देखते हैं। नहरों के कुछ हिस्सों में जो जलपोतों की, अब ये जब नहरों से ट्रेड होने लगा, कोयला भेजा जाने लगा, तो वहाँ पर जो जलपोत हुआ करते थे कि उसकी भीड़ भाड़ के कारण अब जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड थी वो धीमी पड़ गई क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया। ठीक, इसके अलावा बेटा फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट जैसे जो सिचुएशंस थी उसके उनके इस्तेमाल का समय भी अब जो है इनके कारण सीमित हो गया, क्योंकि अब कोहरा पड़ने लगा, पाला पड़ने लगा, बाढ़ आने लगी, है ना, सूखे के कारण। तो इस वजह से अब ये कैनल्स का के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें भी अब वो लिमिटेड हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा था। द रेलवे नाउ अपीयर्ड एज अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव। बच्चों 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में जो रेलवे था या रेलपथ था, कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 माइल लंबा हो गया। 1833 से 1837 के बीच लिटिल रेलवे मैनिया यानी छोटे रेलोन्माद के दौरान 1400 माइल लंबी रेल लाइन बनाई गई। ठीक है, और 1844 से लेकर के 1847 के बीच, जिसे बिगर मैनिया कहा गया, बड़े रेल उन्माद, उसके दौरान 9500 माइल्स के बीच की रेलवे लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। तो ये संपूर्ण कार्य, द यूज वास्ट अमाउंट ऑफ कोल एंड आयरन एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड बूस्टेड एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्री। ये संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया, बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया, निर्माण कार्य किए गए, लोक कार्य उद्योग की क्रियाकलापों में जो पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्री थी उसमें बड़ी तेज़ी से काम किया जाने लगा, है ना। और 1850 के आते आते अधिकांश इंग्लैंड जो था, मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवेज बाय 1850s। ये आपस में रेल मार्ग से अब जुड़ गया था। तो इस तरह से कैनल और रेलवे का जो डेवलपमेंट था उसका इम्पोर्टेंस था, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर टू मूव टुवर्ड्स द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। हम अब देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों की लाइफ में चेंजेस आए।
and we will see in two aspects. Number one, the positive changes, and after that we will see the negative changes. Okay, dear students, during the period of industrialization, during the period of industrial revolution, there were a lot changes in the lives of people, but it has two sides. Okay, firstly I am going to explain with the positive changes. Number one, there are three types of positive changes we can understand through the given paragraph. Number one, intelligent and talented got opportunities of industrialization. Okay, they invested their money during this period and getting more profit and multiplying their money. This is the number one. After that, it provides the new opportunities to the people. They have this situation provides a lot of opportunity to work as a owner of the industry, uh, as a consultant, as a skilled labor. Okay, all these things provide this situation, and it also increases the urbanization. This is a very important aspect of the positive changes in their lives. It also increased the urbanization. शहरीकरण को मदद मिला बेटा. Many cities were developed. कई सारे शहर विकसित हुए इस दौरान. The number of cities in England with a population of 50,000 grew from 2 in 1750s to 29 in 1850s. बच्चों, जहां 1750 में 50,000 की जनसंख्या वाले केवल 2 शहर हुआ करते थे, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ऐसा चेंजेस आया कि 1850s के आसपास अब इंग्लैंड में 29 जो सिटीज़ थी वो मोर देन 50,000 पॉपुलेशन को होल्ड की हुई थी. सो दीज वर दी पॉजिटिव चेंजेस ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द नेगेटिव चेंजेस. Number one, it also affected people negatively. That could be seen in broken families, new addresses, degraded cities, and pathetic working condition of workers in the factories. So these are the negative aspect of this industrialization. Another aspects related to this one, the growth of city did not bring adequate number of houses, sanitation problem, drinking water, clean drinking water, unavailability of drinking water. So this is another aspect of these changes. Newcomers were forced to live in the crowded slums near to factories. This is another part of the negative changes. तो हम समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहाँ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखला है, पॉजिटिव चेंजेस दिखला है, तो यह कहीं नेगेटिव चेंजेस भी थे. Now dear students, we have to understand about the condition of the workers. Dear students, according to a survey in 1842, life expectancy of workers was lower compared to non-workers in the cities. बच्चों, 1842 में एक सर्वेक्षण से पता चला कि वेतनभोगी मजदूर यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहर में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी. While we are talking about the life expectancy, so we have to move towards the Birmingham. We can understand through the example of Birmingham. Okay, the life expectancy in Birmingham was 15 years. In Manchester 17 years and in Derby 21 years. आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये उनकी औसत जीवन की औसत अवधि है. अब हम बात करें नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले ग्रामीणों की, तो उनकी तुलना में काफ़ी छोटी आयु में ही मर जाते थे. वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे. शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से होती थी. ओके, मैनी पीपल डाइड एट ए यंग एज एंड चिल्ड्रन लाइव्ड ओनली अप टू 5 इन न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज. Population in the cities increased not due to newborn babies but due to the immigrants from villages.
शहरों में जनसंख्या बढ़ रही थी, इसलिए नहीं कि वहाँ बच्चे जन्म ले रहे थे, बल्कि उनसे ज़्यादा क्या हो रहा था, इमिग्रेंट्स जो गांव से शहर की ओर काम करने के लिए आते थे, इस वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ रही थी, न कि पैदा होने वाले बच्चों के कारण। डेथ्स वर कॉज्ड बाय डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, and 1832 more than 31,000 people died due to cholera। ठीक है बच्चों, ये कॉलरा जिसको हैजा के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड, है ना, इनकी वजह से कई सारी मौतें होने लगी इन महामारियों के कारण। वायु प्रदूषण के कारण ट्यूबरक्यूलोसिस वायु प्रदूषण से भी होती थी। जैसे अगर क्षय रोग की बात करें, ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें, इससे भी कई सारी मौतें होने लगी। बेटा 1832 में बतला रहा है कि इस कॉलरा की वजह से लगभग 31,000 लोग जो है काल के गर्त में समा गए। Until 19th century, the municipal authorities did not pay attention to solve the suffering of the people. The medical knowledge in understanding and curing this disease was unknown। बच्चों 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक तो स्थिति यह हो गई थी कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ थी, नगर के प्राधिकारी जो लोग थे, जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। इन बीमारियों के निदान के लिए, इसके उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी ही नहीं थी। तो इस तरह की जो स्थितियां थी, मज़दूरों की जो स्थिति थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।